हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 386 विच इज़ लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स। इस वीक जितने क्वेश्चंस आए हैं मैक्सिमम लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स के ही थे, तो ये भी एक क्वेश्चन है। पर ना ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मीडियम मार्क्ड है पर ये इजी होना चाहिए था मेरे ख्याल से। जल्दी से समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमें कह रहा है ना कि हमें एक इंटीजर गिवन है n, और हमको ना एक रेंज ऑफ नंबर्स रिटर्न करनी है 1 से लेके n में, ठीक है, जो कि सॉर्टेड होनी चाहिए लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। अच्छा ठीक है। और ये जो काम हमें करना है ना, ये हमको ओ ऑफ एन टाइम में करना है और ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस में करना है। हम ना इस क्वेश्चन को डीएफएस से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इसका एक आइटरेटिव अप्रोच भी है जिसमें हम ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस लेके सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो का मेरा एम ये है ना कि डीएफएस आपको बिल्कुल बेसिक से लेके थोड़ा सा मीडियोकर लेवल तक अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। इसका मैं डायरेक्टली कोड भी आपको समझा सकता था, पर ना डीएफएस समझाने का मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लगा, ठीक है। पहले समझिए लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का क्या मतलब है। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का मतलब जैसे डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में लेटर्स ए से स्टार्ट होते हैं पहले वर्ड्स, फिर बी से होते हैं, फिर सी से होते हैं। तो बस आप मान लो ए की जगह ना अब आपका 1 आएगा, बी की जगह 2 आएगा और सी की जगह 3 आएगा, ठीक है। मतलब ना पहले सारे नंबर्स वो लिखने हैं आपको जो कि 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। फिर वो नंबर्स लिखो जो 2 से शुरू होते हैं, फिर वो लिखो जो 3 से शुरू होते हैं। अब जब आप नंबर्स लिख रहे होगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये रेंज के अंदर ही हो। आप कभी भी एन को क्रॉस ना कर लो, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल 1 हम देखें तो एग्जाम्पल 1 में एन की वैल्यू 13 है। तो आप देखो ये जब मैं नंबर्स आप लिख रहे हो इसमें कोई भी नंबर ना 13 से बड़ा नहीं है, जो लार्जेस्ट नंबर है वो ये रहा, ठीक है। तो मतलब हमको इस रेंज के अंडर ही एलिमेंट्स को लिखना है और लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना है। अब देखो सबसे पहले 1 आ रहा है, फिर 1 0 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है। मतलब वो सारे नंबर्स जो कि 1 से शुरू होते हैं, जिनका जो फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट साइड से वो 1 है, वो सारे लिख दिए। अब आप बोलोगे 14 क्यों नहीं लिखा। 14 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो तो इस रेंज के आउट हो जाएगा ना, हमें तो 1 से लेके एन के रेंज में ही लिखने थे, ठीक है। अगर ये रेंज नहीं होती तो हम 15 भी लिख सकते थे। हम मेरे ख्याल से ना 19 तक सारे एलिमेंट्स लिख सकते थे, सारे नंबर्स, पर हमने नहीं लिखा क्योंकि हमारी रेंज ये नहीं थी, ठीक है। अब जब मैं ये सारे नंबर्स लिख लूँगा तो मैं 2 से शुरू होऊंगा, ठीक है। 2 के आगे क्या हो सकता है, नेक्स्ट नंबर 20 लगा सकता हूँ मैं, पर 20 तो एन के रेंज के बाहर आ जाएगा, ठीक है। 21 22 ऐसे सारे रेंज के बाहर हैं, इसलिए नहीं आएंगे वो। फिर 3, फिर 4, फिर 5, अब देखो लास्ट में 9 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया हो कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का क्या मतलब है, ठीक है। अब ना हम डीएफएस पे थोड़ी देर बात करते हैं। डीएफएस क्या होता है, एक सेकंड को मैं एक बेसिक सा ट्री बनाता हूँ पहले। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। ये एक ट्री बनाया मैंने, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम डीएफएस कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मैं इस वाली नोड से शुरू करता हूँ। इस वाले नोड पे जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। अब या तो देखो मैं एक साथ क्या कर सकता हूँ, तीनों ऑप्शन ट्रैवर्स करता हूँ, पहले इस ये ऑप्शन फिर ये ऑप्शन। पर ये डीएफएस नहीं होगा, ये तो बीएफएस हो गया। तो बीएफएस में हम क्या करते हैं, पहले इस नोड सबसे ऊपर वाली नोड पे गए, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना इस पे गए, और फिर जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इस पे गए। अब जब हम यहाँ इस वाले नोड पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं ना, हमारा जो एक बेस केस होगा वो बेस केस ना हमको इसके नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर हम इस नोड के नीचे जाते हैं तो कोई नोड है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ना इस नोड से इस नोड पे जो काम करना है हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फिर वापस इस वाली नोड पे आते हैं, ठीक है। इस वाले नोड पे आके ये ऑप्शन तो हमने ट्रैवर्स कर लिया, फिर हम इस वाले ऑप्शन को ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। फिर इस वाले नोड पे जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करके हम वापस इस वाले नोड पे आ जाते हैं। फिर यहाँ से वापस बैक ट्रैक होता है, जो हमारी टॉप मोस्ट नोड है वापस इस पे आ जाते हैं, फिर वापस हम इस नोड पे आते हैं, ये नोड से हम वापस बैक ट्रैक हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस नोड का ये लास्ट ऑप्शन बचा, इस पे आए, इस नोड के जो ऑपरेशन से वो परफॉर्म किए, और वापस से बैक ट्रैक होके हम वापस अपने टॉप मोस्ट नोड पे आ जाते हैं। तो अब यही डीएफएस का मतलब होता है ना कि पूरे डेप्थ पे जाओ, आपको एक बेस केस मिलेगी जो आपको प्रीवियस स्टेट पे वापस लेके आएगी। जैसे इस नोड से हम प्रीवियस स्टेट पे आए, और अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है ना इस वाले नोड का, हम उसको ट्रैवर्स करते हैं। इसको ट्रैवर्स करने के बाद वापस हम प्रीवियस स्टेट पे जाते हैं। तो ऐसे ही करते करते हम हर एक नोड को ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे डीएफएस क्यों समझाया आपने। चलो एक काम करते हैं, हम ना सबसे पहले एक वन नोड बनाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने एक नोड बनाई, ठीक है। अब मेरे पास इसके लिए क्या ऑप्शन है,
मैं ये ऑप्शंस यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। जब मेरे नोड की वैल्यू 1 है ना, तो इसके आगे मैं कौन सा नंबर अपेंड कर सकता हूँ? 0 अपेंड कर सकता हूँ, 1 अपेंड कर सकता हूँ, 2 अपेंड कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ, और लास्ट नंबर कौन सा अपेंड कर सकता हूँ इसके आगे? 9 कर सकता हूँ। अब आप बताओ, 1 के आगे अगर मैं 0 अपेंड करता हूँ तो नंबर क्या बनेगा? नंबर 10 बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाली जो नोड है इसकी वैल्यू 10 होगी, ठीक है। अब ये जो बाकी ऑप्शंस है ना, इन पे बाद में आते हैं, पहले इस वाले ऑप्शन को ट्रैवर्स करते हैं। ये एग्जांपल 1 के लिए कर रहे हैं हम। एग्जांपल 1 में n की वैल्यू क्या थी? n की वैल्यू 13 थी, ठीक है। तो अभी मैंने 1 को ट्रैवर्स करा, फिर मैं ज़ीरो अपेंड कर सकता था मैं इसके आगे, तो मैंने ज़ीरो अपेंड कर दिया और ये नंबर 10 बन गया। अब इस वाले नोड के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है अभी देखते हैं। इस नोड के आगे मैं 1 अपेंड कर सकता हूँ, इस नंबर के आगे मैं नहीं, पहले 0 अपेंड करते हैं। पहले मैं 0 अपेंड करूँगा इस नोड के इस नंबर के आगे, 0 अपेंड किया, फिर 1 अपेंड किया, 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और लास्ट डिजिट कौन सा होगा? 9 अपेंड कर सकता हूँ। तो अगर मैं 0 अपेंड करता हूँ तो एक सेकेंड, ये तो 100 बन जाएगा। अगर 10 के आगे मैं 0 अपेंड कर दूँ आगे या पीछे, तो ये तो 100 बन जाएगा। पर ये जो 100 है ये तो मेरे रेंज के बाहर है ना। मेरा जो रेंज क्या था, वो 1 से लेके 13 के बीच में था, तो अब मैं आउट ऑफ रेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा ना, यहाँ पे मेरे रिकर्जन की एक बेस केस होगी जो मेरे को बोलेगी कि अगर आपके नोड की वैल्यू ग्रेटर देन n हो गई है तो आप करो, आप बैक ट्रैक करो, प्रीवियस स्टेट पे जाओ और नेक्स्ट ऑप्शन को ट्रैवर्स करो। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं 1 अपेंड कर देता हूँ इस नंबर के आगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये तो 101 बन जाएगा। अब फिर से जो मेरा बेस केस होगा वो मेरे को बोलेगा यार आप तो फिर एन रेंज के बाहर जा रहे हो, आप वापस से बैक ट्रैक करो, प्रीवियस स्टेट पे जाओ। तो इस वाले नोड के जितने भी ऑप्शन है ना, कोई भी आपको करेक्ट वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ये जो इसका लास्ट ऑप्शन है वो 109 बना देगा आपके नंबर को। जब भी 109 बनाता है तो ये भी तो एन रेंज के बाहर जा रहा है, तो ये वाला नोड ना आपको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दे पाएगा जो इस रेंज में होगा, ठीक है। तो मतलब हमने इस वाले 10 वाले नोड के जितने भी ऑप्शन है ना, सबको ट्रैवर्स कर लिया है, ठीक है। तो अब हम वापस इस फर्स्ट नोड पे आएंगे, और अब इसके पास क्या ऑप्शन था? ये तो 1 लेके भी आगे जा सकता था, तो ठीक है 1 अपेंड कर दो। तो 1 अपेंड करता हूँ जब मैं इस वाले नोड पे, तो 11 बन जाता है, ठीक है। अब इस नोड के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? इस नोड के लिए मेरे पास 0, 1, फिर से 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक लास्ट ऑप्शन है 9, ठीक है। पर आप ये नोटिस करो, ये जो 1 1 है ये तो मेरे रेंज में आ रहा है ना। मेरी रेंज क्या थी? 1 से 13 थी, तो ये 1 से 13 के बीच में आ रहा है, तो मतलब ये मेरा एक वैलिड नंबर है, ठीक है। और ये लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में ही आएगा। पहले मेरे को 1 मिला था, फिर 10 मिला था, अब मेरे को 11 मिला है जो कि मेरा वैलिड नंबर है, ठीक है। अब इसके आगे ऑप्शंस क्या है मेरे पास? 1, अगर मैं 0 लेके आगे जाता हूँ तो ये 110 बन जाएगा। अगर मैं 9 लेके आगे जाता हूँ तो ये 119 बन जाता है। अगर ये आप देखो 110 से लेके 119, क्या ये मेरे इस रेंज में आता है? 1 से लेके 13 के बीच में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मतलब ये सारे ऑप्शंस ना मेरे को एक वैलिड आंसर नहीं दे पाएंगे जो कि मेरे रेंज में हो, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं? ये सारे जो मेरा बेस केस होगा रिकर्जन का, वो मेरे को बोलेगा आप बैक ट्रैक करो, प्रीवियस स्टेट पे जाओ, नेक्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करो। तो जब मैं इस नोड से बैक ट्रैक करके वापस मेरी फर्स्ट वाली नोड पे आता हूँ, तो अभी क्या करेगा? ये बोलेगा यार अब आप 2 लेके आगे जाओ, ठीक है। तो अब 2 लेके एक बार आगे जाते हैं और फिर आगे से फिर अब समझते हैं, फिर क्वेश्चन के कोड पे आते हैं। अगर मैं 1 के आगे 2 लगा देता हूँ तो क्या बना? नंबर 12 बना। 12 क्या मेरे रेंज में आ रहा है? हाँ, मेरी रेंज क्या थी? 1 से n थी, n की वैल्यू 13 है। अच्छा, तो मेरे को ये भी एक वैलिड मिल गया। अब मैं बताओ अभी तक मेरे को कितने वैलिड मिले हैं? 1 मिला, 10 मिला था यहाँ पे 11 मिला था, और अब 12 भी मिल गया। अच्छा, ये भी वैलिड है। इसके सारे फिर से वही ऑप्शंस होंगे। पहले मैं 0 अपेंड करूँगा, 1 अपेंड करूँगा, लास्ट ऑप्शन है मेरा 9। तो ये क्या, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो मेरे को 120 देगा, और जो लास्ट ऑप्शन होगा वो मेरे को 129 देगा। अच्छा, तो ये 120 से लेके 129 तक जितने भी नंबर हैं ये मेरे आउट ऑफ रेंज आ रहे हैं। तो क्या होगा? रिकर्जन मेरा बोलेगा कि आप बैक ट्रैक करो, प्रीवियस स्टेट पे जाओ, प्रीवियस स्टेट से फिर बैक ट्रैक होगा, वापस से इस नोड पे जाऊंगा। अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि मैं 3 अपेंड करूँ। तो ऐसे ही अपेंड करते करते ना मेरे को पता है कौन कौन से नंबर मिल जाएंगे। 1 से लेके 13 तक सारे नंबर्स मेरे को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये तो 2 भी आ रहा है, 2 कैसे करूँगा मैं? यहाँ तो कभी 2 आएगा ही नहीं, क्योंकि जो मेरा टॉप मोस्ट नोड है उसमें 1 आ रही है वैल्यू। इसका मतलब क्या है ना कि मेरे को 1 से लेके 9 तक हर एक नंबर के लिए बी एफ एस कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मेरी रेंज है ये 1 है, 1 से लेके n तक। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेरा फर्स्ट डिजिट हो मेरे नंबर का वो 2 हो, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ देखो ये नंबर 2 से शुरू हो रहा है,
ऐसा भी हो सकता है कि 3 हो, ऐसा भी हो सकता है कि 9 हो, रेंज पे डिपेंड करता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को 1 से लेके 9 तक हर एक नंबर के लिए बी एफ एस कॉल करना है। जैसे इस केस में टॉप मोस्ट नोड 1 थी, वैसे 2 3 4 5 6 8 9 10 9 तक कुछ भी हो सकती है। तो उनके लिए मैं बी एफ एस कॉल करूँगा और वो सारे नंबर जो मेरे इस रेंज में लाया करेंगे, रेंज क्या है, रेंज है 1 से लेके n तक, वो सारे नंबर जो 1 से लेके n तक लाए कर रहे हैं रेंज में, उनके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर आंस कैरी कर लेता हूँ, उसको ऊपर रिकर्सिव फंक्शन में पास कर दूंगा। और अगर मेरा नंबर मेरे 1 से n के बीच में आ रहा है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं खाली जाके उस नंबर को पुश कर दूंगा मेरे वेक्टर में, और वो जो वेक्टर मैं बना रहा हूँ आंस वेक्टर, उसको बाद में रिटर्न कर दूंगा। तो आई होप आपको अप्रोच समझ में आई होगी। पहले क्या गोल था कि क्वेश्चन समझना, फिर क्या गोल था कि लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है, फिर गोल था कि डीएफएस क्या होता है, फिर था कि डीएफएस इस वाले क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, बेस केस भी हमने डिस्कस कर लिया। बस हमको नंबर देखना है अपेंड करने के बाद, अगर वो ग्रेटर देन एन हो जा रहा है या तो मतलब क्या मैं रेंज के बाहर चला गया, तो सिंपली जाके मैं रिटर्न कर जाऊँगा। अगर मान लो कि वो नंबर मेरे रेंज में लाया करता है, जैसे 1 मेरे रेंज में लाया कर रहा था, तो मैं क्या करूँगा, इसको आंस वेक्टर में पुश कर दूंगा और वापस से डीएफएस कॉल कर दूंगा। और मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर मैं इसके पीछे अपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप अब आपको ना कोड अप्रोच समझ में आ गया हो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब जल्दी से कोड लिखते हैं और उसके बाद टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग कोड पे आ गए। कोड में क्या करते हैं ना, सबसे पहले अपना एक आंस वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। यही आंस वेक्टर हम बाद में रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, मैं क्या करूँगा, इंट आई इक्वल टू 1 से लेके 9 तक हर एक डिजिट के लिए मेरे को डी एफ एस कॉल करना है। तो जल्दी से कर लेते हैं। आई शुड बी लेस देन 9, लेस देन इक्वल टू 9 आएगा, ठीक है, आई प्लस प्लस। और इसके लिए आप डी एफ एस कॉल कर दो। डी एफ एस के लिए क्या आपको आई पास करना पड़ेगा, एन पास करना पड़ेगा और आंस वेक्टर पास करना पड़ेगा। आंस वेक्टर क्यों पास कर रहे हो कि अब आप चाहते हो कि आप अपने हर एक नंबर जो भी आप बना रहे हो वो आंस में पुशबैक करोगे और फिर क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न कर दोगे आंस को ही, ठीक है। अब जल्दी से डी एफ एस फंक्शन लिख देते हैं। डी एफ एस फंक्शन कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है, तो वॉइड टाइप होगा इसका एंड कर नंबर। आई क्या है, कर नंबर है आपका, आप 1 से शुरू हो रहे हो, 1 आपका करेंट नंबर है, ठीक है। रेंज क्या है, एन है, तो रेंज का ट्रैक रखने के लिए मैंने एन पास कर रखा है, ठीक है। और आंस क्या है, आंस ये जो आपका आंसर है ना यहाँ पे जो आप रिटर्न करोगे वो स्टोर कराएगा, ठीक है। तो फिर ये आपको बाय रेफरेंस पास करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो ना इस आंस वेक्टर में अपने इस रिकर्सिव फंक्शन में, वो मतलब नीचे भी रहे, नीचे भी रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। वरना आपका जो आंसर होगा वो एक एम्प्टी वेक्टर आप रिटर्न कर दोगे इंटीजर टाइप का, ठीक है। बेस केस क्या थी, बेस केस तो यही था कि मेरा जो कर नम है वो अगर ग्रेटर देन एन हो जाता है तो मेरी रेंज में तो नहीं लाया कर रहा है, मतलब मेरे को आंस में पुशबैक नहीं करना चाहिए उसको, तो मैं सिंपली जाके रिटर्न हो जाता हूँ, ठीक है। अब अगर मान लो ये बेस केस रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा करंट नंबर है कर नम वो मेरे रेंज में लाया कर रहा है। अगर मेरा नंबर रेंज में लाया कर रहा है तो क्या करूँ, मैं सीधा जाके आंस डॉट पुशबैक कर देता, ठीक है, आंस डॉट पुशबैक कर नम, ठीक है। अब आंस में हमने करंट नंबर को पुशबैक कर दिया। अब जो मेरा करंट नंबर है उसके आगे अगर मैं 0 से लेके 9 तक डिजिट्स को अपेंड करता हूँ तो ये तो मेरे को और नंबर्स देगा, और जितने नंबर्स देगा ना वो सारे लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में ही होंगे। क्योंकि देखो, अगर अभी आई इक्वल टू 1 के लिए सपोज मैंने डी एफ एस कॉल करी, यहाँ पे आई की जगह 1 पास हुआ है, मतलब मेरा जो करंट नंबर है वो 1 है, ठीक है। अब अगर 1 के आगे, रुको पहले मैं एक फॉर लूप लिख लेता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस, जो मेरा नेक्स्ट नंबर होगा वो ये होगा कर नम इंटू 10 प्लस आई। देखो अभी जो मेरा करंट नंबर है वो 1 है, ठीक है। 1 मेरा ग्रेटर देन n नहीं है इसलिए रिटर्न नहीं होगा, तो 1 को मैंने सीधा सीधा आंस में पुशबैक किया। अब 1 के लिए लूप चल रहा है 0 से लेके 9 तक, करंट नंबर मेरा 1 है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, कर नंबर इंटू 10, तो मतलब 1 10 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 10 10 होगा, 10 प्लस आई क्या है 0 है, मतलब जो मेरा नेक्स्ट नंबर है वो 10 है। अच्छा, मतलब 1 आया फिर 10 आया, लेक्सिकोग्राफिकली अगर सॉर्टेड ऑर्डर देखें यहाँ पे तो 1 के बाद 10 ही आ रहा है, हाँ ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके लिए डीएफएस कॉल कर दो। पर ऐसा भी तो सकता है कि जो आपका यहीं पे मैं एक कंडीशन डालूँ कि नहीं डालूँ, छोड़ो अभी नहीं डालते हैं। इसके लिए आप डीएफएस कॉल कर दो, कर नम की जगह नेक्स्ट नम पास कर दो, एन पास कर दो और आंस पास कर दो, ठीक है। बस इतना ही काम करना है आपको। अब देखो पहले
करेंट नंबर अगर आपका 1 है, आई की वैल्यू 0 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या बना आपका 10 बना। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 होगी, तो नेक्स्ट नम देख लेते हैं क्या बनता है, कर नम इंटू 10, मतलब 1 इंटू 10, 10 प्लस आई की वैल्यू नेक्स्ट आइट्रेशन में 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू 10 थी, ये वैल्यू 1 है, तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब जो नेक्स्ट नंबर फॉर्म हो रहा है वो 11 हो रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी जो नेक्स्ट नंबर है वो 11 है। यहाँ से रिटर्न तो होगा नहीं, तो मतलब क्या है, 11 आंस में जाके पुशबैक हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ना ये समझ में आ गया होगा कि ये डीएफएस परफॉर्म करने से ये लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में ही क्यों आंस में स्टोर हो रहा है। एक बार रन करके देखें, कोड को रन करके देखते हैं। ठीक है, इन दो टेस्ट केसेस पे तो सही चल रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। देखो, एक चीज़ जो मैं कर सकता था वो ये थी ना, डीएफएस कॉल करने से पहले ना मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इफ़ माई नेक्स्ट नम इज़ ग्रेटर देन n, तो मैं क्या करूँ, तो मैं इस लूप को ब्रेक कर जाता हूँ ना, क्योंकि ये जो नंबर है ये मेरे को लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में ही मिल रहे हैं। 1 के बाद मेरे को 1 0 मिला था, और 1 0 के बाद 1 1 मिला था। अगर मेरा 1 0 ही रेंज में नहीं आ रहा है तो 1 1 कहाँ से रेंज में आएगा, उस केस में मेरे को ब्रेक कर देना चाहिए। अभी क्या हो रहा है ना, मैं हर एक नंबर पे जा रहा हूँ और फिर ये बेस केस मेरे को पीछे लेके आ रहा है, तो ये उतना ऑप्टिमल नहीं है। अब एक बार रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो जा रहा है, 100% टेस्ट केसेस को रन टाइम में बीट कर रहा है, कुछ परसेंट को मेमोरी में भी बीट कर रहा है। एक बार स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखो तो ये वाला जो लूप है ये 1 से लेके n 9 तक चल रहा है। ठीक है, मतलब ये तो O ऑफ 1 चल रहा है, पर एक सेकंड इसके अंदर तो डी फंक्शन भी कॉल कर रहे हैं। अगर आप डी फंक्शन देखो ना, तो डी फंक्शन क्या कर रहा है, 1 से लेके n, ये जो रेंज है ना, इसके बीच में हर एक नंबर को एक ही बार ट्रैवर्स कर रहा है, एक से ज़्यादा बार नहीं करेगा। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो बहुत बार हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ना मेरे कोड की, वो हो जाएगी O ऑफ n। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन में गिवन था कि हमको O ऑफ 1 स्पेस में करना है। मैंने ना बहुत कोशिश करी उस अप्रोच में कुछ ऐसा ढूंढने की जो मैं आपको समझा सकूं, पर बहुत डायरेक्ट अप्रोच है। अगर आपको वो भी चाहिए ना तो आप मेरे को बताना। पर इस वाले का जो वो है बेस लॉग 10, अब मैं बेस लॉग 10 कैसे करूँ। ठीक है, ये जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो log n होगी, और इस लॉग का जो बेस होगा ना वो 10 होगा। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, पर एक सेकंड, मैंने ये तो आंस वेक्टर भी बनाया है। आंस वेक्टर क्या n साइज़ का होगा। ठीक है, तो मतलब n प्लस log n हो गई ना मेरी फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, n आपको समझ में आ गया होगा कि चलो आंस वेक्टर बनाया है इसीलिए, पर ये log n कहाँ से आया, और log n का बेस 10 क्यों है। चलो ये ना जल्दी से समझ लेते हैं एक बार। इसी में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। सपोज़ मान लो आपकी n की जो वैल्यू है ना वो 13 है। ठीक है, जो log n वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे, वो log n ना कॉल स्टैक की है। जब ये डेफेस कॉल करोगे तो जो ट्री होगा उसकी भी तो कुछ डेप्थ होगी ना। अगर मान लो मेरे n की वैल्यू 13 है अभी, ठीक है, तो ये 1 होगा। ट्री बना रहा हूँ बेसिक सा, ये 1 नोड, यहाँ पे क्या 0 अपेंड कर सकता हूँ, तो ये 10 नोड हो जाएगी। ठीक है, अब फिर से मैं 0 अपेंड करूँगा तो ये 100 हो जाएगी। ठीक है, अब 100 पे आया तो जो मेरा बेस केस होगा वो मेरे को बोलेगा यार आप पीछे जाओ, ये तो आप आउट ऑफ बाउंड चले गए, नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेवर्स करो। तो इस नेक्स्ट ऑप्शन में ये 101 हो जाएगा। यार ये भी बोलेगा आप पीछे जाओ, बोलेगा ना। तो फिर मतलब मेरा जो कॉल स्टैक होगा उसकी जो डेप्थ होगी वो मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम टू हो सकती है, क्योंकि इस पे तो मैं जाऊँगा ही नहीं ना। ये जो मेरा बेस केस है यहाँ पे, ये तो मेरे को जाने ही नहीं देगा इस पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो मेरा जो कॉल स्टैक होगा उसकी जो मैक्सिमम डेप्थ होगी ना वो 2 होगी। अब ये 2 कैसे आया, ये जो मैक्सिमम डेप्थ है ना ये आपके n के वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो जो इसकी डेप्थ होगी ना कॉल स्टैक की मैक्सिमम, वो log n होगी, और ये जो log है इसका जो बेस होगा वो 10 होगा। और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये रही है आपके क्वेश्चन में, n की वैल्यू 13 है, तो log बेस 10 n क्या होगा, 2 होगा। अगर मान लो यहाँ पे 13 की जगह 130 होता, n की वैल्यू 130 है। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। देखते हैं, 1 आया, 1 से 10 पे आए, फिर 100 पे आए। अगर यहाँ से वापस मैं 0 अपेंड करता हूँ तो क्या बनेगा, 1000 बनेगा।
1000 पे तो मैं जाऊँगा ही नहीं क्योंकि ये n के आउट ऑफ बाउंड्स हो जा रहा है। तो जो मेरी मैक्सिमम डेप्थ क्या होगी, 1 2 3। तो ये जो मतलब मेरे कॉल स्टैक की मैक्सिमम डेप्थ है, इसका मतलब क्या है, इतने रिकर्जन कॉल्स ना आपके स्टैक में रहेंगे रिजॉल्व होने के लिए बाकी, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये लॉग n कहाँ से आया। जो मेरे स्टैक की डेप्थ है ना वो n पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो आई होप ना आज जो मैंने आपको समझाया वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्वेश्चन, डीएफएस के बारे में हमने बात करी, इस क्वेश्चन में डीएफएस क्यों लगाया उसके बारे में बात करी, डीएफएस कॉल कैसे हो रही है, रिजॉल्व कैसे हो रहा है कॉल स्टैक में जो रिकर्जन वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो, कोड आपको समझ में आया हो, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।